Students, now we will start with a new topic, that is degree of freedom. Last time we have calculated how to calculate the number, we have studied how to calculate the number of components, that is equal to s minus e minus r. ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया था हमने और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे हमने 3-4, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसमें. ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट फाइंड आउट करने के हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं डिटेल में. अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम f. ठीक है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि हमने देखा था फेज़ रूल था f इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2. इसमें से हमने p डिस्कस कर लिया. व्हाट इज़ p? p इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेजेस, c इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड f इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ व्हाट इज़ दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम? c और p तो डिस्कस हो गया, अब f की बात करते हैं. व्हाट इज़ f? तो अगर मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊँ व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो let I have water in form of ice. It is in equilibrium with water in form of liquid. तो ये हमारे पास कोई सिस्टम बन गया है. कैसा सिस्टम है? It is C is equal to 1 कंपोनेंट सिस्टम एंड P इज इक्वल टू 2. फेज़ कितने हैं इसमें? 2. एक है सॉलिड फेस आइस और एक है लिक्विड फेस वाटर. कंपोनेंट एक ही चीज़ का बना है, H2O कंपोनेंट का. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हम इस सिस्टम को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए कि इसका टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कंपोजिशन कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, इन चीज़ों से हम इस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वाटर और आइस इस इक्विलिब्रियम पे कितने टेम्परेचर पे है, कितने प्रेशर पे है, कितनी उसकी कंपोजिशन, तो चलो यहाँ पे 100% वाटर है, कितनी इसकी वॉल्यूम है. तो जो भी ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल, वेरी से बना वेरिएबल. वेरी करने से, जैसे मैं टेम्परेचर वेरी करूँगी, चेंज कर दूंगी, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा. जैसे आइस है, मान लो ये है आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस और वाटर है. मान लो ये जो सिस्टम है इसमें टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. तो जब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तब तक ये इक्विलिब्रियम एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी. जैसे आप टेम्परेचर को यहाँ पे 10 डिग्री राइज टेम्परेचर करवा दो, तो यहाँ से एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मतलब आइस पूरी की तरह मेल्ट होके क्या बन जाएगी, इसमें वाटर बन जाएगी. ठीक है, तो प्रेशर होगा कुछ, मान लो इट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो जैसे मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दूंगी, या प्रेशर डिक्रीज़ करने से ये लिक्विड बन जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या बन जाएगा, ये आइस बन जाएगा. ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. ठीक है, अब इन वेरिएबल्स को चेंज करने से जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं. तो ये कैसे वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टेम्परेचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो क्या चीज़ है? दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल से समझ गए आप? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, विच मस्ट बी स्पेसिफाइड, जो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है टू कम्प्लीटली डिस्क्राइब एनी सिस्टम. तो ये क्या चीज़ है? ये हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये. अब समझ गया आप? टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन, वॉल्यूम, इन सब को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. और इन्हीं वेरिएबल्स को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको स्पेसिफाई करना पड़ता है टू डिस्क्राइब एनी सिस्टम. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए मुझे टेम्परेचर बताना पड़ेगा, मुझे प्रेशर बताना पड़ेगा. ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या बन गए? इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बन गए, जिससे मैं इस सिस्टम को क्या कर सकती हूँ? डिस्क्राइब कर सकती हूँ. इज इट क्लियर? सो these are called as the degree of freedom. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज़ डिनोटेड बाय f, और f को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, f इज इक्वल टू c माइनस पी प्लस 2. दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मूला. अब c हमें पता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, p हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f. ठीक है, नाउ अगेन वी आर कंसिडरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाटर in the
वेपर स्टेट एंड वाटर इन द लिक्विड स्टेट। ये आपस में कोई सिस्टम है विच इज़ प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें वैल्यू ऑफ C कितनी है, C यहाँ पे भी H2O, यहाँ पे भी H2O, तो ये एक ही चीज़ है, दैट इज़ 1। नंबर ऑफ फेजेस, कितने फेज है, एक है लिक्विड फेज, एक है वेपर फेज, तो कितने फेजेस हो गए, 2। तो F कितना हो जाएगा, C मतलब 1 माइनस 2 प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ, इस जब 1 होता है उस सिस्टम को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज यूनिवेरिएंट सिस्टम। इज इट क्लियर, इट इज़ यूनिवेरिएंट सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये वॉल्यूम या कंपोजिशन से कोई भी एक चीज़ अगर आप फिक्स कर दोगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, जब आप एक चीज़ फिक्स कर दोगे, जैसे मान लो आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये फिक्स हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस मीन्स इट इज़ यूनिवेरिएंट सिस्टम। तो आपको एक ही चीज़ डिस्क्राइब करने की जरूरत पड़ेगी, या तो आप सिर्फ टेम्परेचर बता दो इसका, या आप सिर्फ प्रेशर ही बता दो, या आप सिर्फ वॉल्यूम ही बता दो। ठीक है, तो दिस इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ आई हैव वन मोर एग्जाम्पल दैट इज़ वाटर, सेम, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 phases ऑफ वाटर आर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, वाटर आइस, वाटर लिक्विड, वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो 3 phases एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बहुत रेयर मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करूँगी तो F इज इक्वल टू, कितने कंपोनेंट हैं, वाटर, H2O, 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 तो कंपोनेंट इज़ 1। फेजेस कितने हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो P इज इक्वल टू 3 + 2, तो F कितना वैल्यू आ गया आपके पास, 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, 0 मतलब ये क्या है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इट हैज़ 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं वाटर के, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे जब हमने F की वैल्यू कैलकुलेट की, F कम्स आउट टू बी 0। 0 का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम या कंपोजिशन में से कोई भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकती मैं। एक बार ये फिक्स हो गए, ये फिक्स ही रहेंगे। और क्या फिक्स हैं ये, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब ये तीनों एग्जिस्ट कब करेंगे, व्हेन टेम्परेचर इज़ फिक्स्ड। कितना फिक्स्ड, 0.0098 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, दैट इज़ 4.58 mm ऑफ HD। तो 0.0098 से टेम्परेचर आपने ज़रा सा भी चेंज किया तो इनमें से कोई ना कोई एक फेज़ क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। वैसे ही प्रेशर ऑफ 4.58 mm ऑफ Hg से प्रेशर आपने हल्का सा भी चेंज किया तो कोई भी इसमें से डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी एक फेज़ क्या हो जाएगा, डिसअपियर। इसका मतलब यहाँ पे आप इनमें से किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, देयरफॉर 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई फ्रीडम नहीं है सिस्टम की। टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ क्या रखना पड़ेगा, फिक्स है। और जैसे मैं आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलूँ तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब टेम्परेचर, प्रेशर चेंज नहीं हो सकता, यही फिक्स वैल्यू है, इसी वाले टेम्परेचर, प्रेशर के ऊपर ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस। कोई भी 2 गैसेस हमने मिक्स कर ली, मान लो मैंने हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैसेस आपस में क्या कर ली है, मिक्स कर ली है। तो अगेन कंपोनेंट कितने हैं, 2, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, सो 2। अब हमने कहा था मिक्सचर ऑफ गैसेस में P इज इक्वल टू 1, फेज इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 + 2, लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल किए थे। तो व्हेन वी कैलकुलेट मिक्सचर ऑफ गैसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3, तो इट इज़ कॉल्ड एज ट्राई वेरिएंट सिस्टम। इसका मतलब ट्राई वेरिएंट मतलब हमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और तीनों चीज़ें स्पेसिफाई करने पड़ेंगी किसी भी गैस को शो करने के लिए। ठीक है, अगर मैं अकेला टेम्परेचर ही बताऊं तो भी मैं पूरी तरह जानकारी नहीं दे पा रही हूँ, टेम्परेचर, प्रेशर ही बताऊं तो भी गैस के बारे में पूरी नॉलेज नहीं मिल रही। मुझे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम 3 थिंग्स बतानी पड़ेंगी, तभी मैं मिक्सचर ऑफ गैस के बारे में बता सकती हूँ कि इसका क्या स्टेट में है। देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आ जाओ आप इस वाले के ऊपर, यू हैव, इसको बोलेंगे मैं, ये वाला जो सिस्टम है इसको बोलूँगी मैं सैचुरेटेड सिस्टम, सैचुरेटेड सिस्टम ऑफ NaCl इन वाटर, ऐसा बोलूँगी मैं इसको, सैचुरेटेड सिस्टम ऑफ NaCl इन वाटर। क्या समझते हैं आप सैचुरेटेड सिस्टम से, कि आई हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें मैंने डाल दिया है वाटर H2O। अब वाटर में थोड़ा सा मैं क्या डाल रही हूँ, NaCl।
जैसे ही मैंने थोड़ा सा NaCl डाला, ऑल ऑफ द NaCl डिजॉल्व इन इट, सारा के सारा NaCl डिजॉल्व। अब मैं NaCl डालती गई NaCl डिजॉल्व होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब NaCl और ज़्यादा आप डाल नहीं सकेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होगा और ये नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या सॉल्यूशन होता है? जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। ये जितना डिज़ोल्व होना था वो हो चुका है, इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो वो नीचे क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको क्या चीज़ें दिख रही हैं? कितने फेजेस दिख रहे हैं आपको? एक फेज दिख रहा है ये वाटर, जिसमें आपने क्या ऐड किया है? NaCl। तो ये कम्प्लीटली मिसिबल हैं, आपस में डिज़ोल्व हो चुके हैं, तो एक फेज़ बन गया ये। दूसरा फेज़ जो सॉल्ट नीचे डिपॉजिट हो गया था वो सॉलिड है, एक फेज़ बन गया ये। तो टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए इसमें? 2। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि इसको ऊपर से कवर कर दिया है और इसके वेपर्स को भी कंसिडर कर लिया है। ठीक है, तो टोटल इसमें है वाटर के वेपर्स या इसी के वेपर्स, तो एक फेज़ ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ फेज़ कितने हो गए इसमें? 3। ठीक है, आपको ये लिख के दिया है ये सिस्टम ऐसा। अगर मैं सिर्फ वेपर्स कंसीडर ना करती तो नंबर ऑफ फेजेस कितने होने थे? 2। लेकिन अगर मैंने वेपर्स को भी कंसीडर कर लिया तो नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए इसमें? 3। तो कंपोनेंट्स कितने हुए? कंपोनेंट क्या हुआ? एक कंपोनेंट है NaCl, सॉलिड में भी प्रेजेंट है, लिक्विड में भी प्रेजेंट है। दूसरा कंपोनेंट है वाटर। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू 2, फेजेस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 2 - 3 + 2। तो व्हाट इज इट? 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो सिस्टम इज यूनिवेरिएंट सिस्टम। मतलब अगर आप सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे या प्रेशर ही कांस्टेंट रखेंगे, कोई भी एक चीज़ कांस्टेंट रखने से ये इक्विलिब्रियम एज इट इज़ रहेगा, इट विल नॉट गेट डिस्टर्ब। सो इट इज़ यूनिवेरिएंट सिस्टम। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फेज इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कोई भी सिस्टम ले लिया है, A इन इक्विलिब्रियम विद B इन इक्विलिब्रियम विद C। मान लो मैंने कुछ ऐसा सिस्टम ले लिया है जहाँ पे मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं एंड ऑल द 3 कंपोनेंट्स दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि ये चीज़ इक्विलिब्रियम में ही रहे, इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो? तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो इस फेज इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगी? इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सी कंडीशंस हैं वो। अगर मैं आपको रफली शो कर दूं, मतलब सिंपल वे में बताऊं व्हाट आर द कंडीशंस, तो अगर मैं अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बहुत ब्रीफ में आपको इसका बता रही हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन है। अगर मैं चाहूँ कि ये 3 फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक जैसा, मतलब जो A वाले फेज में टेम्परेचर है वही B वाले फेज में, वही वाला टेम्परेचर C वाले फेज में। अभी जैसे हमने कहा था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर इन लिक्विड, इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इन सॉलिड, इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इन गैस। तो ये क्या था? A B C, मतलब यही वाला एग्जाम्पल आ गया। ये यही वाला एग्जाम्पल है, वाटर इन लिक्विड, सॉलिड, गैस, 3 फेजेस, मतलब ये वाला सिस्टम A B C आपस में इक्विलिब्रियम में। ये कब तक इक्विलिब्रियम में रहेंगे? तो मैंने कहा था टेम्परेचर कितना होना चाहिए था? 0.0098 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? Pressure should remain constant. P should remain constant for any system to be in equilibrium. और जो थर्ड थिंग है दैट इज द, फर्स्ट आ गया टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल पोटेंशियल शुड रिमेन सेम। ठीक है, तो T को बोलूँगी मैं थर्मल इक्विलिब्रियम, P को बोलूँगी मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और इसको बोलूँगी मैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देयर आर 3 कंडीशंस या
3 कंडीशंस फॉर फेज इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी 3 कंडीशंस? सिस्टम शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सिस्टम शुड बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब प्रेशर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, एंड सिस्टम शुड बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जो केमिकल पोटेंशियल है दैट शुड रिमेन द सेम। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं फॉर सिस्टम टू बी रिमेन इन फेज इक्विलिब्रियम। अब हम ये 3 सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी कंडीशंस है। ठीक है, फर्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी मैंने बताया आपको थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब, आप समझ रहे हैं ना फेज क्या चीज़ है। फेज बस आपने ये लर्न कर लेना है, सॉलिड लिक्विड गैस। एक फेज सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया, एक गैस हो गया। अब कंपोनेंट सेम भी हो सकता है, कंपोनेंट डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के लिए टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर, इसका और इसका कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए। ये है थर्मल इक्विलिब्रियम। इन सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। कितना था प्रेशर? 4.58 mm ऑफ Hg। अब जैसे मैंने प्रेशर चेंज किया, ये इसमें से कोई ना एक चीज़ गायब हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। इस चीज़ को क्या बोलूँ मैं? दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। साथ में जितना इसका म्यू है, म्यू होता है केमिकल पोटेंशियल, म्यू ऑफ लिक्विड शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ सॉलिड शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ गैस। अगर तीनों का म्यू बराबर होगा, केमिकल पोटेंशियल बराबर हो गया, तो इसको क्या क्या हो गया? ये इट इज़ इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द बोथ फेजेस शुड बी इक्वल। अगर मैंने ए और बी फेज लिए हैं तो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अब मान लो इसका टेम्परेचर लिया है मैंने टी ए फर्स्ट फेज का, सेकंड फेज का टेम्परेचर लिया है मैंने टी बी। अब इनिशियली हम मान लेते हैं दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है। ए कुछ ज़्यादा हीट में है, ज़्यादा टेम्परेचर पे है, बी हमारे पास कम टेम्परेचर पे है। तो आपको पता है ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है। तो लेट डी क्यू है हीट दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। तो अगर ए ने डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट लूज़ की तो बी ने क्या की? वही अमाउंट ऑफ हीट क्या कर ली? गेन कर ली। ठीक है, अब आपको पता है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, ये होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो S इज इक्वल टू डी क्यू ऑफ टी। तो मैंने 2 सिस्टम लिए हैं A और B। A की एंट्रोपी है मान लो SA, B की एंट्रोपी क्या है? SB। तो क्या हो जाएगा आपका Q डी क्यू अपॉन टी ए, और ये क्या बन जाएगा? डी क्यू अपॉन टी बी। इसने हीट को लूज किया है तो माइनस डी क्यू अपॉन टी ए, इसने हीट को गेन किया है तो प्लस डी क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये है एंट्रोपी इसकी, ये है एंट्रोपी इसकी। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 0। फॉर एनी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा एस क्या चीज़ है? दिस प्लस दिस। टोटल एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो एस ए क्या है? माइनस डी क्यू अपॉन टी ए, एस बी क्या है? प्लस डी क्यू अपॉन टी ए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और मैं क्या बोल, इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन टी ए इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी बी। लेकिन डी क्यू क्या है? बराबर, एक ने हीट लूज की थी, एक ने वही हीट गेन कर ली। तो हम क्या बोलते हैं? 1 अपॉन टी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टी बी, और टी ए इज इक्वल टू टी बी। तो यहाँ से क्या फाइनलाइज हुआ? दिस मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए और फेज ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फेज बी। ठीक है, तो वी कैन से दिस इज द कंडीशन फॉर फेज इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन फॉर फेज इक्विलिब्रियम। ये मैंने यहाँ पे डिराइव किया है, फर्स्ट कंडीशन फॉर फेज इक्विलिब्रियम। सो एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ ईच फेज इज इक्वल टू सेम। Now next condition for the phase equilibrium is the mechanical equilibrium. Mechanical equilibrium से हम क्या समझते हैं? प्रेशर, कि दोनों सिस्टम का प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम। तो जैसे मैंने टेम्परेचर के लिए था सेम, वैसे हम क्या करेंगे प्रेशर के लिए। तो मान लो मेरे पास है फेज ए फेज बी, फेज ए का प्रेशर है पी ए, फेज बी का प्रेशर है पी बी। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? पी ए किसके बराबर हो जाएगा? पी बी के बराबर होगा। ठीक है, अब हम मानते हैं, मान लो हमारे पास प्रेशर सेम नहीं है, ए का प्रेशर है पी ए और बी का प्रेशर पी बी। मान लो ये वाला प्रेशर ज़्यादा है और ये वाला प्रेशर कम है, तो एक है ए फेज, एक है बी फेज, आपस में दोनों इक्विलिब्रियम है। ए के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, ए का प्रेशर ज़्यादा है अंदर, ए के अंदर ज़्यादा प्रेशर है, बी के अंदर
कम प्रेशर है, जिसका प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा वो बाहर की तरफ निकलना चाहेगा, मतलब उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। बी का प्रेशर कम है तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इफ़ प्रेशर ऑफ ए इज़ मोर, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। इफ़ प्रेशर ऑफ बी इज़ लेस, इसकी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज। तो जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो हम यहाँ पे वर्क फंक्शन, जैसे पीछे हमने एंट्रोपी की बात की थी, यहाँ पे हम वर्क फंक्शन की बात करेंगे। वर्क फंक्शन इज गिवन बाय ए, वर्क फंक्शन ए लेटर से गीता, जैसे गिव्स फ्री एनर्जी जी से होती है, वर्क फंक्शन ए से दिया जाता है, ठीक है। तो लेट वर्क फंक्शन ऑफ ए फेज इज पी, जैसे वर्क क्या होता है, पी डेल्टा वी, तो वही वाला वर्क फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। वर्क फंक्शन ऑफ बी वाले फेज की माइनस पी डेल्टा वी, क्यों, क्योंकि एक की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, एक की वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। जिसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है उसको मैंने नेगेटिव साइन दे दिया, जिसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है उसको मैंने पॉजिटिव साइन दे दिया, ठीक है। लेकिन टोटल वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ए का वर्क फंक्शन प्लस बी का वर्क फंक्शन, तो पी ए डी वी माइनस पी वी डी वी। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेट में सेम जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, इक्विलिब्रियम स्टेट में वर्क फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं दिस प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो, और पी ए डी वी इज इक्वल टू पी वी डी वी, डी वी से डी वी क्या हो गया, कैंसल, और क्या कंक्लूड हो गया कि प्रेशर ऑफ सिस्टम ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सिस्टम बी, किस स्टेट में, एट इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो अगर मैं चाहूँ कि ए और बी आपस का फेज आपस में इक्विलिब्रियम में रहे तो प्रेशर क्या रहना चाहिए, उसका इक्विलिब्रियम। इस चीज़ को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट ऑफ ऑल द फेजेस। दूसरा आ गया मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज द प्रेशर ऑफ ऑल द फेजेस शुड रिमेन सेम। तीसरा आ गया हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हम किस चीज़ से देते हैं, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। अब केमिकल पोटेंशियल आपको समझना पड़ेगा, व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल इज गिवन बाय द लेटर म्यू, म्यू से दिया जाता है केमिकल पोटेंशियल। और केमिकल पोटेंशियल किस चीज़ के बराबर होता है, गिव्स फ्री एनर्जी जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंपोनेंट एन, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन एन। अगर आप नहीं भी लर्न करना है तो सिंपल रखो कि मान लो आपके पास दो फेजेस हैं, फेज ए और फेज बी। फेज ए का केमिकल पोटेंशियल है म्यू ए और फेज बी का है म्यू बी। तो इफ़ यू वांट दैट बोथ ऑफ दीज फेजेस शुड रिमेन इक्विलिब्रियम देन केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए शुड बी इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ बी। जैसे मान लो इसका 5 है तो इसका भी कितना रहना चाहिए, 5, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी कितना हो गया, जैसे हमने लास्ट में किया था, डेल्टा जी कितना हो गया, इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ 1 प्लस केमिकल पोटेंशियल ऑफ 2। तो अगर एक का केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा का केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो डेल्टा जी क्या है, दिस इज द फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी एक की इंक्रीज हो रही है, माइनस मतलब फ्री एनर्जी एक की क्या हो रही है, डिक्रीज। तो टोटल डेल्टा जी क्या है, ए 1 प्लस बी का, दोनों टोटल चेंज इन केमिकल पोटेंशियल। लेकिन एट इक्विलिब्रियम में वैल्यू ऑफ डेल्टा जी कितना होता है, 0। इक्विलिब्रियम स्टेट में हर चीज़ की वैल्यू डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा एस 0 होता है, डेल्टा ए भी क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे अगेन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर मैं इसको 0 पुट कर दूँ दैट मीन्स म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी। तो यहाँ पे अगेन क्या कंक्लूड हो गया कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट or to remain the phase in equilibrium or for the phase equilibrium chemical potential of phase A should be equal to chemical potential of phase B, ठीक है। तो these are some of the conditions for the system to be in phase equilibrium। अब आज जो हम लास्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम गिब्स फेज रूल की थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन, बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही शॉर्ट, ठीक है। गिब्स फेज रूल आपने पढ़ लिया, क्या है गिब्स फेज रूल। तो फेज रूल क्या बोलता है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, दिस इज फेज रूल। इसकी हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने क्या कहा कि मान लो मेरे पास डिफरेंट फेजेस हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास क्या है, डिफरेंट फेजेस हैं। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे बुक शो कर रही हूँ, एक डायग्राम दिया गया है बुक में, क्या है आपके पास बहुत सारे फेजेस हैं, फेज़ P1 P2 P3, मतलब बहुत सारे फेजेस हैं। उसमें हर एक फेज़ में कंपोनेंट्स हैं। फेज़ 1 में मान लो जैसे वाटर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, वाटर गैस है, मान लो 3 फेजेस है। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है C1 C2 C3 CX के बराबर। इसमें भी वही कंपोनेंट है C1 C2 C3 CX के बराबर। इसमें भी वही कंपोनेंट है C1 C2 CX, और सारे कंपोनेंट आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये डायग्राम है, लेके चलना है आपने, ठीक है। C कंपोनेंट
इन पी फेजेस, ठीक है, ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो मान लो हमने क्या किया, हमने ले लिया एक सिस्टम जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताया विद हाउ मैनी फेजेस, पी फेजेस, और पी फेजेस मतलब कितने फेजेस हैं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 P3, और C कंपोनेंट हैं, और C कंपोनेंट मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, जो हमने अभी नंबर ऑफ कंपोनेंट देखा इसमें, ठीक है। अब क्या देखा हमने कि जितने भी P फेजेस हैं, P1 P2 P3 फेजेस हैं, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सारे कैसे हैं, इन इक्विलिब्रियम स्टेट में। आ रही है बात समझ में? जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया अभी कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं हर एक फेज़ में सारे कैसे हैं, आपस में इक्विलिब्रियम। देखो इस फेज़ का कंपोनेंट C, इस फेज़ का कंपोनेंट, इस फेज़ का कंपोनेंट आपस में इक्विलिब्रियम में, ये वाले भी आपस में इक्विलिब्रियम में। तो हर एक फेज़ के सारे कंपोनेंट क्या हैं, आपस में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ से डिराइव करेंगे गिब्स फेज़ रूल। कैसे हम गिब्स फेज़ रूल निकालेंगे? तो अभी देखो गिब्स फेज़ रूल क्या चीज़ है, गिब्स फेज़ रूल कैसे निकालता है, टोटल वेरिएबल्स, ठीक है, टोटल वेरिएबल्स जैसे टेम्परेचर, प्रेशर जो बताया, माइनस टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। जैसे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट निकाल रहे थे उसी में से ड्राइव हुआ ये। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल्स माइनस टोटल इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितनी हैं, उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, वो क्या निकल जाएगा हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल वेरिएबल्स क्या है, कैसे कम, अब मैंने कहा कि वेरिएबल्स क्या चीज़ें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, वैसी वैसी हैं टोटल वेरिएबल्स। अब देखो टेम्परेचर, कितने वेरिएबल हैं टेम्परेचर, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कंडीशन क्या पढ़ रहे थे फेज़ इक्विलिब्रियम के लिए, कि जितने भी फेजेस हैं जो सारे इक्विलिब्रियम में हैं उनका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, सबका एक फिक्स टेम्परेचर रहना चाहिए उनका। सो टेम्परेचर ऑफ ऑल द फेजेस इज सेम, मतलब एक ही टेम्परेचर है। तो T की कितनी वैल्यू है टेम्परेचर की, सिर्फ एक वैल्यू है। तो कितने वेरिएबल हो गया वो, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल हो गया वो, मतलब एक वैल्यू आ गई उसकी। दूसरा प्रेशर, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ रहे थे हम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या बता रहा था कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उन सभी फेजेस का प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम। तो फेज का जो प्रेशर है सभी फेजेस का, दैट शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई टेम्परेचर की, प्रेशर की भी कितनी वैल्यू आई, एक, फॉर एनी सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक वैल्यू टेम्परेचर की, एक वैल्यू प्रेशर की। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास कंपोजिशन, कंपोनेंट नहीं कंपोजिशन, मान लो मेरे पास टू फेजेस हैं, कौन कौन से टू फेजेस हैं मेरे पास, लेट आई हैव ए एंड बी फेज, दो फेजेस है मेरे पास, ठीक है। टोटल कंपोजिशन पता है मुझे होती है, टोटल कंपोजिशन ए प्लस बी, अगर मैं मोल फ्रैक्शन लूँ तो ए प्लस बी का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन पता है तो मैं बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए का मोल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो अगर मुझे कंपोजिशन पता करनी है और मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, मान लो ये पूरा आपके पास फेज़ है जो पहले वाला P1, इसमें जो C1 C2 लिखा था, मान लो C1 है A, C2 है आपके पास B। तो अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट की वैल्यू अगर आपको पता है तो दूसरे की कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं। कैसे? टोटल में से उसको माइनस करके, जैसे मैंने ये बताया अभी, ठीक है। तो अगर आपके पास दो हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो कितने की पता होनी चाहिए आपको, एक की। अगर आपको n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पता है तो n-1 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कितने कंपोनेंट लिए थे यहाँ पे, मान लो इफ़ देर आर C कंपोनेंट, तो हाउ मैनी कंपोनेंट की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, C-1। अगर 2 कंपोनेंट्स थे तो 2-1 एक की कंपोजिशन पता होनी चाहिए थी। अगर आपके पास A B C 3 कंपोनेंट्स हैं तो 3-1 दो की कंपोजिशन एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके पास 10 कंपोनेंट है तो 9 कंपोनेंट्स की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ए की निकाल सकते हैं। वैसे अगर आपके पास C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो C-1 की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन C-1 की कंपोजिशन किसके लिए है, जो मैंने डायग्राम बताया था, C-1 की कंपोजिशन सिर्फ एक फेज़ के लिए है। लेकिन अगर टोटल फेज़ कितने हैं, P, टोटल फेज़ कितने हैं P, तो कितना की कंपोजिशन पता होनी चाहिए आपको,
P इंटू सी माइनस वन। इतने फेजेस की कंपोजिशन पता होनी चाहिए आपको। आ रही है बात समझ में? एक फेज़ के लिए, जैसे P1 फेज़ के लिए C माइनस वन कंपोनेंट की कंपोजिशन पता होनी चाहिए आपको। लेकिन अगर टोटल फेजेस P हैं तो P इंटू सी माइनस वन की कंपोजिशन पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो कंपोजिशन के लिए कितने वेरिएबल्स हैं? P इंटू सी माइनस वन। इज इट क्लियर? तो टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए? इन तीनों को ऐड कर लो। तो टोटल वेरिएबल्स इज इक्वल टू टेम्परेचर वेरिएबल प्लस प्रेशर वेरिएबल प्लस कंपोजिशन वेरिएबल। So this is 1 for temperature variable, 1 for pressure variable, 1 for composition। तो इसको कैलकुलेट करके आ जाता है ये P इंटू सी माइनस वन प्लस टू। ठीक है, दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। कितने इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं इनके लिए। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि अगर मेरे पास C, मान लो मेरे पास 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस हैं, कौन कौन से? A B C। एक फेज़ A, एक फेज़ B, एक फेज़ C, जिसमें I कंपोनेंट्स हैं मान लो। तो अभी हमारा केमिकल, हमने क्या पढ़ा? क्या कंडीशंस थी? कि सिस्टम शुड बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इन तीनों का जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या रहना चाहिए? सेम। मतलब म्यू A का शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ B शुड बी इक्वल टू म्यू ऑफ C। ठीक है, इन इसी इक्वेशंस को मैं 2 इक्वेशंस में लिख सकती हूँ। कौन कौन सी? म्यू A इज इक्वल टू म्यू B, म्यू A इज इक्वल टू म्यू C। अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली एक और इक्वेशन आ जाएगी। कौन सी? म्यू B इज इक्वल टू म्यू C। तो म्यू B इज इक्वल टू म्यू C लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2 इक्वेशन लिखने पड़ेगी, इससे ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। दैट इज म्यू केमिकल पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू B एंड केमिकल पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू C। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 2 इक्वेशंस। ठीक है, तो हम देखने हैं कितने इंडिपेंडेंट रिलेशंस या इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। तो अगर मेरे पास 3 कंपोनेंट्स या 3 फेजेस हैं, 3 फेजेस के लिए कितनी मिनिमम इक्वेशंस हैं? 2। अगर मेरे पास 4 फेजेस होंगी तो टोटल मिनिमम इक्वेशन -1 मतलब 3। तो फॉर 3 फेजेस कितनी इक्वेशन? 3 फेजेस थे ना A B C, 3 फेजेस के लिए कितनी इक्वेशंस बनी? फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, मतलब एक कम इक्वेशन। P फेजेस के लिए P माइनस वन इक्वेशन बनी। ठीक है, तो ये तो था फेजेस। लेकिन अगर फेजेस में टोटल कंपोनेंट C हैं, ये जो निकली ये पर कंपोनेंट निकला। 3 फेजेस के लिए 2 इक्वेशंस पर कंपोनेंट, P फेजेस के लिए P माइनस वन इक्वेशन पर कंपोनेंट, लेकिन C कंपोनेंट्स के क्या लगी? मल्टीप्लाई बाय C। तो C इंटू P माइनस वन, ये होगी टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, नाउ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल प्लस टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। तो वेरिएबल ये प्लस नहीं, सॉरी, माइनस इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। दिस इज द गिव्स फेज रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिव्स फेज रूल। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।